आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो से आपका स्वागत है। और आज थोड़ी राहत भरी बात करेंगे, थोड़ी राहत की बात होगी। हालांकि देश में कोरोना का नंबर अभी भी 2.5 लाख से ऊपर है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिससे हम हल्की राहत महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर कोट कर दूं कि राहत की बात हो सकती है, लेकिन सावधानी हटाने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी भी ये नंबर बहुत बड़े हैं और हम किसी बड़े खतरे का शिकार बन सकते हैं। लेकिन हां, अगर कुछ ऐसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि यहां से राहत आना शुरू हो जाए, भले ही छोटी छोटी सही, तो उसमें बुराई नहीं है, उससे एक पॉजिटिविटी का माहौल बनता है। और आज यही हम क्रॉस चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो आंकड़े, जो नंबर हमें मिल रहे हैं, क्या उनसे राहत मिल सकती है। और इसके लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आज आमंत्रित किया। हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर राजेश चावला, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। साथ ही हैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, डायरेक्टर न्यूटेमा हॉस्पिटल। और साथ में है समीर भाटी साहब, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब। और आप साथ में गवर्नमेंट की वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर चावला, आपसे शुरुआत करते हैं। नंबर जैसा मैंने कहा कि अभी भी 2.5 लाख के ऊपर है, लेकिन पिछले 4 दिनों में अगर हम बात कहें कि जो पॉजिटिविटी रेट था उसमें कमी आई है। खासतौर पे दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े मेट्रो में ये राहत नंबर्स बता रहे हैं। जो आर फैक्टर है वो भी 4 दिन पहले या 5 दिन पहले कहूँ 6 जनवरी तक 4 के ऊपर था, अब घट के 2.2 आ गया है। तो ये जो छोटे छोटे से आंकड़े हैं और जो एक हल्की राहत दिखा रहे हैं, क्या हम इससे एक थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग देख सकते हैं कि हो सकता है कुछ शहरों में, जैसे मेट्रो शहर है जहां पर पहले सब शुरुआत हुई थी, वहां पे पीक बनने की शुरुआत हो गई हो एटलीस्ट, और यहां से हम थोड़ी राहत आते हुए देखेंगे? इसका आंसर है हाँ और ना। हाँ, डेफिनेटली। अब क्योंकि बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्ट हुए हैं और रिकवर भी कर रहे हैं घरों में। बट दूसरा एक जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग अब टेस्ट नहीं करा रहे। या तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट घर पे कर रहे हैं या वो आरटीपीसीआर नहीं करा रहे। सो जो आंकड़े हैं इससे कहीं 10-11 गुना ज़्यादा है नंबर जो आप रोज़मर्रा सुनते हो या पेपरों में देखते हो। दिल्ली को ही देखो, पॉजिटिविटी बढ़ गई है क्योंकि लोग टेस्ट कम करा रहे हैं। क्योंकि लोगों में ये धारणा आ गई है ये माइल्ड डिजीज है, वो टेस्ट कम करा रहे हैं। बट सेम टाइम पे थोड़ा सा ट्रेंड डाउन भी जा रहा है। थोड़े से केसेस अब सुनने को कम मिल रहे हैं। और एक चीज़ और मैंने देखी है कि मैं आईसीयू का राउंड वगैरह लेता हूं, तो आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं जिनकी ज़्यादा गंभीर हालत है, वो ज़्यादा वो लोग हैं या तो अनवैक्सीनेटेड हैं या बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज से हैं। उनको लंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसा पिछली बारी जब वेव थी तो उसमें हम देखते थे कि बहुत लंग की इन्वॉल्वमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत होती थी, वेंटिलेटर भी काफ़ी नहीं रहता था। अब ऐसा नहीं है। लंग के लिए उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो बाकी बीमारियों से हमें ज़्यादा जूझना पड़ता है। बट जो आपका क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रेंड ज़रूर दिखा है, बट अभी काफ़ी समय लगेगा। और हमने अपनी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उससे बंद नहीं करना है, क्योंकि एकदम बहुत नंबर आ गए, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी, तो यहाँ पर हमें सावधानी तो बिल्कुल नहीं हटानी है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा थोड़ी राहत है। और कुछ आपको डेटास दे दें, यहाँ पर 4 दिन के ट्रेंड को देखें तो गिरावट आ रही है। पहले जो केसेस 43% की रेट से बढ़ रहे थे, अब वो 6% की रेट से बढ़ रहे हैं। और देश में रविवार को बात करें तो करीब करीब 2,60,000 जो मोटा मोटा फिगर है, लेकिन उससे पहले 271 के ऊपर निकल गया था ये फिगर। और जैसा मैंने कहा कि आर फैक्टर में भी गिरावट आई है। डॉक्टर संदीप गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, जैसा अभी डॉक्टर चावला भी कह रहे थे और मैं कुछ डिटेल्स पढ़ रहा था, फॉर एग्जाम्पल आईसीएमआर के जो पूर्व डायरेक्टर हैं डॉक्टर टी जैकब साहब,
उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा हमको कोरोना इन जनरल और ओमाइक्रॉन के बीच में। अगर ये केसेस मेजॉरिटी में ओमाइक्रॉन है, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा हम जांच कर नहीं रहे, जीनोम सीक्वेंसिंग कर नहीं रहे कि कौन सा ओमाइक्रॉन है और कौन सा डेल्टा है, लेकिन जितने यहां पर हमको संकेत मिल रहे हैं तो उनका कहना है कि कोविड-19 से इसके सिम्टम अलग है, जिसमें कि वुहान D614, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कापा, म्यू, ये सब जो वेरिएंट थे उससे ओमिक्रॉन अलग है। पहले के सारे वेरिएंट आपको मल्टी फंक्शन डिसऑर्डर दे रहे थे या आपके लंग्स पे अटैक कर रहे थे, लेकिन ये मोर और लेस कुछ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ही रुक रहा है, आपके गले तक रुक रहा है। तो जो डॉक्टर जैकब कहते हैं कि आप उससे सहमत है कि ये दोनों में थोड़ा अंतर है और इसको फिर डील भी अलग तरीके से करना होगा? देखिए, डॉक्टर जैकब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये डाई वेरिएंट पेंडेमिक है, और कुछ साइंटिस्ट इस बात को पुष्टि भी कर रहे हैं कि ये दो पेंडेमिक साथ साथ चल रहे हैं हमारे। एक पेंडेमिक वो है जो वुहान वायरस का अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कप्पा, म्यू वाला चल रहा है, वो चल रहा है साइमल्टेनियसली। देयर इज अ डिस्टिंक्ट वेरिएंट जो कि ये एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसका, वुहान का, और ये डिफरेंट है ओमिक्रॉन। ये जो ओमिक्रॉन है ये बेसिकली थ्रोट तक, आपके गले तक सीक्वेंस रहता है और सिस्टमिक सिम्टम्स इसके इस पे नहीं होते हैं। पर जो आपका जो डेल्टा वायरस है, जो आपका जो पुराना वायरस चल रहा था हमारा सेकेंड वेव वाला, वो जिन जिन जगहों को, जिन जिन लोगों को अफेक्ट कर रहा है, वो अभी भी सीवियरिटी के रूप में पेश आ रहे हैं और उसमें मॉर्टेलिटी भी हाई है। बट जो ओमिक्रॉन है ये डिफरेंट ऑल टुगेदर वायरस है। इट इज लिमिटेड ओनली टू थ्रोट, और पेशेंट को सिस्टमिक सिम्टम्स बहुत कम हो रहे हैं। पेशेंट को लंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पेशेंट का थ्रोट जो है वही इन्वॉल्व है, और पेशेंट को बॉडी एक है, सिस्टमिक सिम्टम्स है तो फीवर के रूप में है या फिर थ्रोट इन्वॉल्वमेंट है, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए दो पेंडेमिक जो है साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, और हमें थोड़ा इस बात से खुशी होनी चाहिए कि कुछ पहले देखा था कि जो ओमिक्रॉन का परसेंटेज है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है, और ऑल्दो हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कितनी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल ओमिक्रॉन इज टेकिंग ओवर दिस डेल्टा, एंड व्हिच इज अ गुड सिग्नल फॉर अस, बिकॉज जैसे जैसे ओमिक्रॉन हमें बढ़ता जाएगा और डेल्टा और बाकी जो वुहान के वायरस है वो कम होते जाएंगे, डेफिनेटली सीवियरिटी ऑफ डिजीज कम हो जाएगी। और एज सून एज द सीवियरिटी ऑफ डिजीज डिक्रीजेस, तो जैसा कि यूके ने किया है कि इट्स जस्ट लाइक अ फ्लू, नॉर्मल फ्लू, एंड पीपल कैन गो इन गो आउट एंड दे कैन रोम अराउंड एंड दे कैन लिव विद ओमिक्रॉन। दैट इज वेरी गुड। अगर हम ओमिक्रॉन के साथ जी सकते हैं, साथ में उसके रह सकते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड साइन फॉर अस, एंड वी आर बैक टू नॉर्मल प्रॉब्ली विद इन वन नेक्स्ट वन। जी, चलिए, तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। इसके ऊपर भी एक सवाल होगा, मैं थोड़ी देर में उस पर आता हूं। लेकिन समीर भाटी साहब, एक और बात कही जा रही है कि जो ये राहत के मैंने आंकड़े कुछ गिनाए आपको कि इतने परसेंटेज कम हो गए और इतना नंबर नीचे आ गया, पहले इस रेट से बढ़ रहा था, लेकिन ये भी बात हो रही है कि टेस्ट उस लिहाज से लगाए नहीं जा रहे हैं। जो आईसीएमआर की नई गाइडलाइन है उसमें ट्रेसिंग तो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। अब यह है कि अगर आप संपर्क में आ भी गए हैं तो जब तक आपको लक्षण नहीं आते हैं तो आपका टेस्ट किया नहीं जाएगा। ज्यादातर लोग इसमें ऐसे हैं जिनको लक्षण आ नहीं रहे, तो डेफिनेटली वो नंबर तो आपको जितना एक्चुअल होगा उससे काफी कम दिखाई ही देगा। हालांकि 17 लाख के आसपास टेस्टिंग डेली एवरेज है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, टेस्टिंग का अगर वैसे बताएं तो इस बार शुरुआती में, जैसे हमारा अगर दिसंबर एंड के अंदर जब शुरू हुआ था, उस समय थोड़ा सा स्पाइक था टेस्टिंग के लिए, लोग काफ़ी अपने आप आगे से सामने से आ रहे थे। उसके बाद जनवरी के सेकेंड वीक तक आते आते कम हो गए। हालांकि आईसीएमआर की गाइडलाइंस जो आई है उसको लेके कोई बहुत ज़्यादा लोगों का उसमें रवैया चेंज नहीं होता, एज इट इज़। वैसे अगर हम देखें तो टेस्ट के लिए वैसे ही लोगों का काफ़ी कम रुझान रहा है। स्पेशली अभी बात करें सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ की, तो उसके बाद तो लोगों का जिस तरह से आपस में भी डिस्कशन होता है कि बहुत ही माइल्ड डिजीज़ है, 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, तो लोग अपने आप से ही सामने टेस्ट के लिए आ नहीं रहे थे। और दूसरा, अगर टेस्ट के लिए आ भी रहे थे तो फॉर एग्जांपल एक फैमिली मेंबर आया, कोई उनका पॉजिटिव आ गया और बाकियों को भी सिम्टम है, तो उन्होंने अपने आप ही एज्यूम कर लिया कि सभी को वही होगा, तो उस तरह से पूरी की पूरी फैमिली या जिस तरह से पहले टेस्ट करा रहे थे वो नहीं आ रहे। और इसके अलावा जिस तरह से इस बार इस वेव के अंदर जो हमारी होम टेस्टिंग किट का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो गया है, इवन महाराष्ट्र में तो बहुत ही यूज़ हो रही है और दिल्ली में भी यूज़ हो रही है, बड़े शहरों में इस्तेमाल की जा रही है,
तो उसमें भी काफ़ी लोग घर पर ही टेस्ट कर लेते हैं। तो घर पे टेस्ट करने के बाद वो वाले केसेस अनरिपोर्टेड निश्चित तौर पे रह जाते हैं, क्योंकि उसमें स्पेशली बोला गया है कि आपको अपने स्मार्टफोन में आपको ऐप डाउनलोड करनी है, तो वो काफ़ी केसेस अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। अब इसमें दो चैलेंजेस आ जाते हैं। एक तो इसमें स्पेसिफिकली कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आए हैं हमारे पास जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड थे और उनको फिर थोड़ा दिक्कत ज़्यादा हुई है, क्योंकि उन्होंने घर पे टेस्ट करा और वो नेगेटिव आए। तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ें हैं थोड़ा स्पेसिफिकली हम इसलिए होम टेस्टिंग वाले जो भी करते भी हैं उनको रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट जो एट हाई रिस्क वाले हैं उनको आप ज़रूर RT-PCR कराइए, क्योंकि अगर वायरल लोड कम हुआ या किसी भी कारण के अंदर वो आपका फॉल्स नेगेटिव आ जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो वो गोल्डन टाइम है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए स्पेसिफिकली हमारे जो एल्डरली लोग हैं, जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ वाले हैं, क्रॉनिक लंग किडनी डिजीज़ वाले हैं, इनको हम बार बार सबको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपना RT-PCR टेस्ट ज़रूर कराएं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी नेगेटिव आ जाता है, आपका फॉल्स नेगेटिव आ जाता है, तो वो भी सिम्टोमेटिक होते हैं, उसके बाद अपना फॉलोअप करने के लिए RT-PCR टेस्ट कराने के लिए नहीं आते। तो कुछ ये इस बार थोड़ा सा ये ट्रेंड ज़्यादा हुआ है घर पे जब से टेस्ट करने लग गए। और दूसरा, वैसे अगर एक्चुअल में भी देखें हम तो उस तरह से हम लोगों के पास अगर दूसरे जो बायोकेमिस्ट्री पैरामीटर्स वगैरह थे उनमें कोई बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। जैसा बताया भी कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ इस तरह से देखा नहीं जा रहा। तो हमारे दूसरे जो इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है या हमारे जो इमेजिंग वाली चीज़ें हैं, एक्सरे वगैरह, तो उसमें कोई इस तरह का न्यूमोनाइटिस और वो सब चीज़ें तो निश्चित तौर पे नहीं देखी जा रही है। हाँ, बट टेस्टिंग की बात करें तो 2 दिन जिस दिन कर्फ्यू होता है स्पेसिफिकली उस दिन भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं टेस्टिंग। ठीक है, तो ये एक बात रही कि टेस्टिंग यहाँ बहुत तरीके से इंपैक्ट हो रही है, कुछ गाइडलाइंस के थ्रू, कुछ लोग खुद से नहीं करा रहे हैं, और खुद से नहीं करा रहे हैं तो कुछ लोग जाके मेडिकल किट वाला जो इंस्टेंट टेस्टिंग किट है उससे कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल नंबर से तो हम दूर खड़े हैं, बस ये कि सिवियरिटी क्योंकि कम है इसलिए शायद उसका इंपैक्ट इतना दिख नहीं रहा। डॉक्टर चावला, एक सवाल मेरे मन में और है, और वो एक तो आर फैक्टर से जुड़ा है, वो तो मैं आपसे पूछूंगा ही कि आर फैक्टर जो कम हुआ है उसका कितना सिग्निफिकेंट है। दूसरा ये मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, अब क्योंकि इतनी रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें ये कहा गया कि बहुत सारे लोगों को जब टेस्ट किया गया ठीक होने के बाद बाकी उनके सारे फंक्शंस ठीक थे, उनके लंग फंक्शंस और तमाम, लेकिन सबके लीवर फंक्शन थोड़े बहुत ऊपर नीचे निकले। हालांकि शायद वो खतरनाक लेवल तक चेंज नहीं हुए थे, लेकिन उनमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज देखी गई। ये कितना वाइड स्प्रेड है या ये वन ऑफ चीजें हैं? देखो, बायोकेमिस्ट्री में क्योंकि मैं रेगुलरली पेशेंट देख रहा हूँ, सिर्फ ये ही बदलाव नहीं है, और भी कई चीजें हैं। जैसे डेल्टा वेरिएंट में भी लीवर इन्वॉल्व होता था, कुछ व्यक्तियों का जो एंजाइम्स हैं वो बड़े होते थे, इसमें भी बड़े होते हैं उसी तरह से। एक और चीज तो देखी जो कोरिलेट करती थी सिवियरिटी से, वो CRP, आपने सुना होगा, लोग CRP देख रहे हैं या डी-डाइमर देख रहे हैं। इसके अंदर CRP बहुत ज्यादा होने पर भी पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है। उतना ज्यादा कोरिलेशन ओमाइक्रॉन में इन चीजों का नहीं देखा। थोड़े बहुत डिरेंजमेंट्स तो होते ही हैं, बट क्योंकि अपर एयरवे की डिजीज है, इसका मतलब अपर एयरवे में इन्फ्लेमेशन बहुत करता है। ये CRP जो होता था ये इन्फ्लेमेशन का साइन है, तो ये इन्फ्लेमेशन तो बहुत करता है, बट लंग में पिछली बारी बहुत कम बढ़ता था और मरीज बहुत सिक होता था। सो CRP इतना सिवियरिटी को नहीं बताता है जितना कि डेल्टा वेरिएंट में बताता था। और लीवर में ये एंजाइम थोड़े बहुत होते हैं, इससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जैसे पेशेंट ठीक होता है, मैंने सब में देखा है, ये बिल्कुल नॉर्मल आ जाते हैं। चलिए, ये आपने बड़ी अच्छी और राहत की बात बताई, क्योंकि काफी सारे लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं कि इन चीजों का क्या, उन रिपोर्ट्स का क्या, लेकिन आपने कहा कि वो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल आ जाते हैं। चलिए एक थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद एक कॉशियस वाली बात, एक सावधानी वाली बात कि भाई सब कुछ थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि चीजें कंट्रोल में है या उतनी सीवियरिटी नहीं है, नंबर भी चलो कम ज्यादा होते हुए दिख रहे हैं, अब लग रहा है कि पीक आ रहा है कहीं कहीं, लेकिन क्या बिल्कुल रिलैक्स हो जाने का टाइम है? क्या आप इसमें अपने सारी चीजों को, सारे प्रोटोकॉल को छोड़ दें, या प्रोटोकॉल को ना भी छोड़े तो दिमाग से रिलैक्स हो जाएं? तो डेफिनेटली प्रोटोकॉल छूट ही जाते हैं। तो वो हम अपने डॉक्टर साहिबान से पूछेंगे कि अभी हम कहां पे खड़े हैं इस खतरे के बीच में, फिर कोई नया रूप तो नहीं आ जाएगा, फिर कोई नई सीवियरिटी तो नहीं आ जाएगी। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।
वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन की रफ्तार जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जो बता रहे हैं कम से कम पिछले 4 दिन में जहां रेट 43% था, उससे पहले रफ्तार बढ़ने का वो घट के 6% पर आ गया है। आर वैल्यू कम हो रही है और ऐसे बहुत सारी चीजें, और खासतौर पे जो हमारे मेट्रो शहर हैं दिल्ली मुंबई जैसे, वहां पे एक सिग्निफिकेंट कमी देखी जा रही है, खासतौर पे मुंबई में। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या ये राहत की सांस लेने का वक्त है। तो डॉक्टर गर्ग, यही एक अहम सवाल होगा कि माना कि ये सारी चीजें एक पॉजिटिविटी का संकेत दे रही हैं, लेकिन क्या हम ये मान लें कि हमारे लिए मतलब एक रिलैक्स हो जाने का वक्त आ गया? और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि क्या आपने जैसा कहा कि हो सकता है कि ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बाकी सारे वेरिएंट को अभी ओवरलैप करके अकेला रह जाएगा, लेकिन क्या ये इससे ये तय हो जाएगा कि आगे इससे खतरनाक कोई वेरिएंट आएगा नहीं? फिर देखिए, जो साइंस कहती है कि फ्यूचर पास्ट में जिस तरह के भी इस तरह के वो आए, जो एपिडेमिक आए इस तरह के डिजीज के, जैसे स्पेनिश फ्लू था इनिशियली 1919 में, तो उसमें भी लास्ट में एक ऐसा वायरस आया है, ऐसा वेव आई जिसके बाद कि वो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड से खत्म हो गया। स्पेनिश फ्लू में भी करीब काफी मोर्टेलिटी हुई थी हमारे विश्व के अंदर, और उसके बाद लास्ट एक वेरिएंट आया, उसके बाद जो है सारी मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तो शायद ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इसी तरह का वेरिएंट है। तो ये माइल्ड वेरिएंट है और ये डेफिनेटली कोई मोर्टेलिटी नहीं कर पा रहा है। मॉर्बिडिटी जो कर रहा है वो भी बहुत कम है, 2-3 दिन की मॉर्बिडिटी है, 2-3 दिन पेशेंट को सिम्टम रहते हैं और पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है। जो मोर्टेलिटी थोड़ी बहुत ओमिक्रॉन से हो भी रही है वो सिर्फ उन पेशेंट्स के अंदर हो रही है जो कि पेशेंट मॉर्बिड है, पहले से ही बीमार है, जैसे कि डायबिटिक हैं पेशेंट, सीकेडी के पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं। तो जो पेशेंट बीमार हैं उनको ही सतर्क रहने की जरूरत है ओमिक्रॉन से। और अगर ओमिक्रॉन हमको ओवरलैप कर जाएगा, अगर डेल्टा को ये ओवरलैप कर लेगा, तो डेफिनेटली हमारे लिए एक राहत की खबर रहेगी। परंतु जैसा कि आपने कहा कि हमें कम से कम अगले 2 से 3 साल तक जो मास्क का यूसेज है, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है हमारे, मास्क का यूसेज है, बाहर जब भी जाएंगे तो प्रिकॉशन लेंगे, हाथ धोना है, ये हमें करते रहना पड़ेगा। बट डेफिनेटली वी कैन हैव अनदर वेरिएंट जो कि ओमिक्रॉन का जो सकता है और डेल्टा का हो सकता है, जो कि ओवरलैप करे और हमें फिर आगे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन डेफिनेटली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास हथियार है, उसको हमें लगातार बनाए रखना पड़ेगा, एंटीबॉडी लेवल्स को, ताकि हम लोग ठीक रहें आगे। जी, तो मेरा चूंकि समय आज समाप्त हो गया, थोड़ा कम समय रहा मुझे लगा कार्यक्रम में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों की तरफ से ये आई कि ठीक है, हम रिलैक्स हो सकते हैं। ये नंबर जो दे रहे हैं वो हमें उतना ज्यादा घबराने को मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन साथ में ये राइडर तो लगा ही रहेगा कि हमें निश्चिंत होकर उस तरीके से नहीं बैठना है कि हम सारे प्रिकॉशंस लेना बंद कर दें, क्योंकि अभी भी ये हमारे बीच में है। ठीक है, ये उतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उतने हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहे, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसा अभी कहा कि उन लोगों को तो खतरा है ना जो कोमॉर्बिड हैं, उन लोगों की भी संख्या इस देश में बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिए, हम डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, तो ऐसे लाखों लोग हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं और अभी उनके लिए ज्यादा बीमार होने का कोई कारण नहीं है। अगर वो इससे अपने आप को बचाते हैं तो वो बचाएंगे, और आप भी ध्यान रखेंगे तब वो बचेंगे। इसलिए प्लीज 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 अपना मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का ख्याल रखें। अच्छी बात है कि संकेत अच्छे हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि 1 हफ्ते से ज्यादा तक ये संकेत बरकरार रहेंगे, तभी माना जाएगा कि पीक से चीजें रिसाइड हो रही हैं। हो सकता है 2 दिन में नंबर फिर घूम जाए, उम्मीद हम अच्छी करते हैं, आशा हम अच्छी करते हैं, क्योंकि उस पर सब टिका है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि हम निश्चिंत हो जाए। पॉजिटिविटी के लिए हम आपको ये बात बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक सकारात्मक सोच रहे चीजों को लेकर। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार। DJ Media Print and Logistics Limited